चलो फिर इतना क्लियर है सभी को। कुछ डाउट है तो पूछ लो आप, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन देख सकते हो। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्टर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी दी है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर। तो आपको क्या है, वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो सी बाई न्यू फॉर्मूला लगा दोगे, सी इक्वल टू न्यू लैम्डा, लैम्डा को एक तरफ रखा, सी बाय न्यू आ गया। सी आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ वेव कितनी होती है वैक्यूम के केस में, उतनी ही कंसिडर करनी है आपको। ठीक है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय उतना कर देंगे तो आ जाएगा। उसी तरीके से ये वाला भी दिया हुआ है, इसमें भी न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा लगेगा। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे वेव नंबर पूछा है, ठीक है, और दूसरा फ्रीक्वेंसी पूछा है, और उसका वेवलेंथ आपको दिया हुआ है। तो वेवलेंथ दिया है तो पहले आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लोगे, या ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिया हुआ है ना, न्यू इक्वल टू 1/λ। तो यहाँ पे क्या किया है, ए वाला पार्ट, ठीक है, वेव नंबर का कैलकुलेशन किया है। तो लैम्डा आपको दिया है यहाँ पर 5800 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻−10 मीटर होता है। तो वो आपने लिख लिया यहाँ पे, और न्यू बार की जो वैल्यू है वो 1/λ आ गई। ठीक है, हम्म, तो न्यू बार इज इक्वल टू कितना होता है, 1/λ, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/वेवलेंथ। तो 1/वेवलेंथ करा तो ये आपका आ गया, ये जो आ गया ये क्या आ गया, आपका वेव नंबर आ गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी ये गलत लिखा है, ठीक है, न्यू बार नहीं है, सिर्फ न्यू है। तो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा हो गया, सी को फिर लैम्डा से आपने डिवाइड कर दिया तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल से इसके न्यूमेरिकल होते हैं, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा के, ठीक है, या सी इक्वल टू न्यू लैम्डा के। अब उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, तो अब जो है यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की जो थ्योरी है, मतलब जो अभी हमारी वो चल रही थी ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टी, तो अभी हमने वेव नेचर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का है वो कैसे सेटिस्फाई होता है। तो पहला है इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो प्लैंक्स, मैक्स प्लैंक नाम था आई थिंक, तो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस थ्योरी में क्या कहा गया है कि सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना सच एस डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ठीक है, इसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जैसे कि लाइट के कुछ फिनोमिना है या रेडिएशन के कुछ फिनोमिना है, जैसे कि डिफ्रैक्शन हो गया या फिर इंटरफेरेंस हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वेव नेचर से स्टडी किए जा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर हम लाइट को वेव नेचर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तभी हम डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस को समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ हम किससे जान सकते हैं, इसके पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं। However, following are some of the observation which could not be explained with the help of even the electromagnetic theory of 19th century physics known as classical physics। ठीक है, तो उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते थे, लेकिन अब जो है हमारे पास कौन सी फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, जिसमें हमने पार्टिकल नेचर से चीजों को थोड़ा समझना शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर है नेक्स्ट, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द हॉट बॉडीज, ठीक है, जिसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो कोई भी ब्लैक बॉडी होती है उसमें जब हीट एब्जॉर्ब हो जाती है एंड फिर वो रेडिएट करती है एनर्जी को, तो वो आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है। और इसको सिर्फ और सिर्फ हम किससे समझ सकते हैं, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से समझ सकते हैं। तो इसमें हम कंसीडर क्या करते हैं कि लाइक जो भी एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, वो आपके क्वांटम के फॉर्म में हो रही है, यानी कि क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है लाइक पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उसके फॉर्म में हो रही है। ठीक है, और उसके बाद इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर, जैसे कि इसमें जैसे शीशम वगैरह हो गया, उसके ऊपर आप क्या करते हो, लाइट को डालते हो, एंड लाइट डालने के बाद जब रेडिएशन उस पर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या होता है, यही वाला जो फिनोमेना है ये भी आप पार्टिकल नेचर से समझ सकते हो। उसके बाद है वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर जो है जो हीट कैपेसिटी होती है सॉलिड्स की, उसका जो वेरिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो उसको भी हम इसी पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम है एटम का, जैसे कि हाइड्रोजन का हो गया, तो उन सब चीजों को हम किससे समझ सकते हैं, इसके पार्टिकल नेचर से समझ सकते हैं। तो दीज फिनोमिना इंडिकेट दैट द सिस्टम कैन टेक एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट अमाउंट। तो ये जितने भी फिनोमिना देखें इनसे हमें ये पता चलता है कि लाइट जो है, मतलब ये जो सिस्टम है, वो एनर्जी छोटे छोटे टुकड़ों में ले सकता है। ठीक है, ऑल पॉसिबल एनर्जीज कैन नॉट बी टेकन अप और रेडिएटेड,
यानी कि सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी नहीं ली जा सकती है, ना ही दी जा सकती है। तो छोटे छोटे अमाउंट में दी जा सकती है, एंड वो क्वांटा यानी कि क्वांटम्स के टर्म्स में दी जा सकती है। क्वांटम का मतलब होता है लाइक छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स। तो it is noteworthy that the first concrete explanation for the phenomena of the black body radiation mentioned above was given by Max Planck in 1900। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में मैक्स प्लैंक ने बताया था। ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो जो भी हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करते हैं। काफी सारी वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो एमिट होती है इससे। ठीक है। एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अगर काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है तो उसमें जो रेडिएशन होती है, कुछ रेडिएशन ऐसी होती है जो हमारे विजिबल रीजन में होती है, यानी कि ऐसी रेडिएशन जो हम देख सकते हैं जिसको। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि एज द टेम्परेचर इज रेज्ड अ हायर पोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ दैट इज ब्लू लाइट इज जनरेटेड। ठीक है। तो मतलब आप इसको ऐसा समझ सकते हो ना कि लाइक कोई भी चीज आपने गर्म करी या बहुत बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रखा, जैसे आपने कोयला देखा होगा, ठीक है, या आयरन देखा होगा, जैसे आयरन मेटल हो गया। तो वो क्या होता है, जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहते हो तो उसमें से जो वो निकल रही होती है ना, लॉ जो निकल रही होती है आग की, ठीक है, मतलब रेडिएशन निकल रही होती है बेसिकली। तो वो अपना कलर चेंज करती है जैसे जैसे टेम्परेचर आप चेंज करते रहोगे। तो कुछ वो विजिबल रीजन में भी होती है जिसको आप देख पाते हो। तो यहाँ लिखा है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पर जो छोटी वेवलेंथ की लाइट्स हैं, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट जैसे हैं, जैसे कि ब्लू लाइट, ठीक है। तो शॉर्ट वेवलेंथ और मतलब लॉन्ग वेवलेंथ किसकी होती है, जैसे कि ये होता है ना वेव ग्योर। ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहाँ पर ये जो वायलेट है इसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी, ठीक है, लोएस्ट लैम्डा। और ये जो रेड कलर की लाइट होती है उसकी सबसे ज्यादा यहाँ पर हाईएस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वही कह रहे हैं कि भाई जैसे आप टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाना चालू करोगे तो हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ दैट इज ब्लू लाइट इज जनरेटेड। तो क्या है कि जो मैक्सिमम लाइट उससे एमिट होगी, ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट से, वो आपकी ब्लू लाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन आयरन रॉड, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल आ भी गया आयरन रॉड का, कि उसको जब हम हीट करते हैं फर्नेस में, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी। तो भट्टी में जब हम आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो इट फर्स्ट टर्न्स टू डल रेड। तो पहले वो लाल होना शुरू होती है, एंड उसके बाद जब हम उसको ज्यादा ज्यादा और गर्म करते हैं तो वो और ज्यादा लाल हो जाती है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। एज दिस इज हीटेड फर्दर रेडिएशन एमिटेड बिकम्स व्हाइट। तो अब मान लो हम इसका टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसका रंग जो है व्हाइट होना चालू हो जाता है। मतलब ये है व्हाइट। देखो कलर किससे आ रहा है, कलर आ रहा है रेडिएशन से। जब हम कहते हैं ना कि लोहा को तब तक गर्म करो जब तक वो लाल ना पड़ जाए, तो लाल लोहा पड़ने का मतलब है कि भाई वहां पर कोई अलग से कलर जनरेट नहीं हो रहा। वो लोहे के अंदर जो हीट डेवलप हो गई है, उस हीट डेवलप की वजह से जो रेडिएशन वहां आ रही है उसका कलर है ये, जो रेड कलर है। तो रेड के बाद हम और टेम्परेचर बढ़ेंगे तो उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा। एंड उसके बाद वापस से फिर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है, अगर हम टेम्परेचर को और ज्यादा हाई कर देते हैं। ठीक है। तो दिस मीन्स दैट रेड रेडिएशन इज मोस्ट इंटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड द ब्लू रेडिएशन इज मोर इंटेंस एट अनदर टेम्परेचर। यानी कि ये है कि कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेड रहेगा, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये ब्लू रहेगा। तो दिस मीन्स इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एमिटेड बाय अ हॉट बॉडी डिपेंड अपॉन इट्स टेम्परेचर। तो यानी कि रेडिएशन जो जो निकल रही होंगी वो उसके बॉडी के टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो by late 1850s it was known that objects made of different material and kept in different temperatures emit different amount of radiation। ठीक है, अलग अलग जो रेडिएशन होती है अलग अलग टेम्परेचर पे रिलीज करती हैं। ऑल्सो व्हेन द सरफेस ऑन ऑब्जेक्ट इज irradiated with light that is electromagnetic radiation, a part of radiant energy is generally reflected as such, a part is absorbed and a part is transmitted। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मान लो अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, अगर मान लो आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हो या मटेरियल के ऊपर डालते हो, तो उसमें से कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाता है, और कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब भी कोई लाइट पड़ती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट पड़ती है तो उसमें क्या होता है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और बाकी का ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब आर पार हो जाएगा। ठीक है। The reason for incomplete absorption is that ordinary objects are as a rule imperfect absorber of radiation। तो ये बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है, देखो माना ये जाता है कि भाई अगर आप किसी भी चीज के ऊपर रेडिएशन डाल रहे हो तो वो सारी की सारी अब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ये सारे के सारे इम्परफेक्ट एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, एब्जॉर्बर्स रेडिएशन के। ठीक है।
लेकिन एक हमारे पास आइडियल बॉडी होती है जिसको हम ब्लैक बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यूनिफॉर्मली, यानी कि जो क्या करे, एमिट भी करे और एब्जॉर्ब भी करे सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज जो है रेडिएशन की, उसे हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कहने का मतलब ये है कि हम मान लो अगर कोई हमारे पास एक आइडियल बॉडी है, आइडियल बॉडी का मतलब ये है कि जो रेडिएशन हम उस पर डालेंगे वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड एब्जॉर्ब करने के बाद सारी की सारी वो रिलीज भी कर देगा, यानी कि एमिट कर देगा। तो ऐसी टाइप की परफेक्ट बॉडी को या आइडियल बॉडी मतलब बॉडी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं, और उससे जो रेडिएशन एमिट होती है उसे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो इन प्रैक्टिस नो सच बॉडी एग्जिस्ट, क्योंकि आइडियल है भाई, आइडियल चीजें तो एग्जिस्ट करती नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए इस वजह से ये क्या है, नो सच बॉडी एग्जिस्ट, तो कोई ब्लैक बॉडी एक्चुअली में होती नहीं है। लेकिन हाँ, हम लगभग लगभग ब्लैक बॉडी बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन ब्लैक अप्रोक्सीमेट्स फेयरली क्लोज टू ब्लैक बॉडी, यानी कि कार्बन ब्लैक कलर का जो भी कोई मतलब मटेरियल होगा, ठीक है, तो वो लगभग लगभग आपका ब्लैक बॉडी जैसा काम करता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा ना, जो हम ये बोलते हैं कि भाई विंटर्स में डार्क कलर के कपड़े पहनने चाहिए, समर में लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, बिकॉज डार्क कलर बेसिकली क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्ब करता है। एंड जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अ गुड फिजिकल अप्रोक्सीमेशन टू अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी विद अ टाइनी होल विच हैज नो अदर ओपनिंग, ठीक है। तो ये लाइक ये है मतलब एक ब्लैक बॉडी का इन्होंने एक एग्जांपल सा बताया हुआ है कि एक फिजिकल अप्रोक्सीमेशन आप ब्लैक बॉडी का कर सकते हो, जैसे मान लो एक कोई कैविटी है, उसके अंदर छोटा सा होल है, ठीक है, और उसके अलावा उसमें कोई भी ओपनिंग नहीं है, मतलब उसी से सारी लाइट आएगी, ठीक है। तो ये लिखा है, मतलब ये इन्होंने दिया हुआ एग्जांपल देखो, ये ब्लैक बॉडी आपको दिख रही है ना राइट साइड में 2.8 ए फिगर में। तो यहां से क्या हो रहा है, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे एक छोटा सा होल है, बहुत ही छोटा सा। तो इस पर्टिकुलर छोटे से होल से ये रेडिएशन आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, इसी के अंदर बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। तो कहने का मतलब है जितनी रेडिएशन इधर से आएगी वो सारी की सारी इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और कहीं भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो ये लिखा है कि एनी रे एंटरिंग द होल will be reflected by the cavity walls and will be eventually absorbed, धीरे धीरे absorb हो जाएगी by the walls। A black body is also a perfect radiator of radiant energy, तो ये perfect radiator भी होता है absorber की तरह। Furthermore, a black body is in thermal equilibrium with its surrounding, ठीक है, तो thermal equilibrium में रहता है। It radiates same amount of energy per unit area as it absorbs from its surrounding in any given time, यानी कि जितनी एनर्जी absorb करेगा उतनी एनर्जी क्या करता है, ये रेडिएट कर देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आइडियल बॉडी बोलते हैं। मतलब जितनी एनर्जी लो उतनी ही रेडिएट कर दो, उसको वेस्ट मत करो, ठीक है। उसके बाद है the amount of light emitted, that is intensity of radiation from a black body and its spectral distribution depend upon only its temperature, ठीक है। मतलब ये है कि जो अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पर एमिट हो रहा है ब्लैक बॉडी में से, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। तो अगर मान लो कोई एक फिक्स टेम्परेचर कर दिया जाए, तो वहां पे जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी का मतलब तीव्रता, वो कितनी तेज है, ठीक है। तो जो रेडिएशन उसमें से निकल रही होगी उसकी जो इंटेंसिटी है वो आपकी इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, यानी कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी रेडिएशन की उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। तो रीचेज अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग विद फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने दिया है कि भाई एक गिवन वेवलेंथ पर पहुंचने के बाद वहां पर जो रेडिएशन की इंटेंसिटी होती है वो मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है, और उसके बाद वापस से क्या होती है, डिक्रीज होना चालू हो जाती है अगर आप वेवलेंथ को बढ़ा भी रहे हो। तो ये है कि पहले आप वेवलेंथ को बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसके बाद एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगी, फिर अगर आप वेवलेंथ को बढ़ाते हो तो फिर आपकी इंटेंसिटी घटने लग जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने इसका ये नीचे ग्राफ भी दिया हुआ है, ठीक है, ये आप ग्राफ देख सकते हो। यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट T2 है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर मतलब यहाँ एक ये टॉप पॉइंट यहाँ पर है। तो पहले क्या हो रहा है, हम वेवलेंथ बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ये वाली इंटेंसिटी है इधर, और ये इधर आपका वेवलेंथ है नीचे, और इधर भी ऐसे ही हो रहा है, ये वेवलेंथ को बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा, एंड उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज होना चालू, वेवलेंथ बढ़ाओगे लेकिन इंटेंसिटी घटने लग जाएगी, ठीक है। और ये T2 इक्वल ग्रेटर देन T1 का मतलब है कि T2 जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है T1 पे, यानी कि ज्यादा हायर टेम्परेचर होगा तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, लोअर टेम्परेचर होगा तो इंटेंसिटी भी रेडिएशन की कम होगी, ठीक है। ये चीजें दी है, तो ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसको ध्यान रखना।
फिर इसके बाद है ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमम ऑफ द कर्व शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ। कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो T2 कंडीशन में आप देखोगे मैक्सिमम जो इंटेंसिटी है वो जल्दी आ गई, यानी कि कम वेवलेंथ पे आ गई। यहाँ पर वेवलेंथ मान लो कितनी है, 800 के आसपास है। एक सेकेंड, हाँ। वेव नंबर, वेव नंबर अभी बताया तो था मैंने। वेव नंबर का मतलब होता है कि आपकी 1 मीटर में कितनी वेव्स आ रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ ऑफ वेव। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेव्स आपकी 1 मीटर वेव में कितनी बन रही है, मतलब वेव लेंथ अगर आपकी 1 मीटर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी बन रही होगी, उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पर क्या लिखी है कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमम ऑफ द कर्व। कहने का मतलब ये है कि T2 भाई ग्रेटर है T1 से। ऊपर वाला जो आपने अभी ग्राफ देखा है यहाँ पे, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, तो ऊपर वाला ये जो ग्राफ देख रहे हो जो कि रेड में बना है, यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जल्दी आ गई इन कंपैरिजन टू जो T1 टेम्परेचर है उसमें। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो ज्यादा वेवलेंथ पे क्या आएगी, आपकी इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ये है इंटेंसिटी की मैक्सिमम वैल्यू जो कि इतने पे आई है, मतलब लगभग लगभग 1500 की वेवलेंथ पे आई है, 1500 mm पे। लेकिन अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा कि वेवलेंथ अगर कम होगी तो उसी पर क्या होगा, आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है। तो ये रेडिएशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद है बट द रिजल्ट्स ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट कुड नॉट बी एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टरीली ऑन द बेसिस ऑफ द वेव थ्योरी। तो ये सारी की सारी जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं ये वेव थ्योरी से नहीं समझी जा सकती। तो मैक्स प्लैंक अराइव्ड एट अ सेटिस्फैक्टरीली रिलेशनशिप by making an assumption that absorption and emission of radiation arises from oscillator, that is atoms in the wall of ब्लैक बॉडी। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि भाई कि जो एब्जॉर्प्शन है रेडिएशन का और जो एमिशन है रेडिएशन का वो कैसे होता है, ऑसिलेशन से आता है। जब एटम्स जो होते हैं क्या करते हैं, ब्लैक बॉडी के अंदर ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या होता है, इसका एब्जॉर्प्शन होता है ये लाइट वेव का, या फिर उसका एमिशन होता है। तो देयर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन इज चेंज बाय इंटरेक्शन विद ऑसिलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बार बार चेंज होती रहती है। प्लैंक assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy. He suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner. तो प्लैंक ने बेसिकली ये बात बोली थी कि ये जो एनर्जी है ये छोटे छोटे टुकड़ों में आती है, छोटे छोटे चंक्स में आती है। चंक्स का मतलब होता है लाइक छोटे छोटे पीसेस। ठीक है, तो उसमें आती है बेसिकली, मैंने आपको ये बताया भी था, क्वांटम जो होता है क्वांटा वर्ड से है, क्वांटा का मतलब है स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में नहीं होती। तो उन्होंने बोला कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर सकते हैं ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज एंड नॉट इन अ कंटिन्यूस मैनर। ही गेव द नेम क्वांटम, quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपका एमिट हो सकती है या अब्जॉर्ब हो सकती है वो क्वांटम के फॉर्म में होगी। ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होगी। द एनर्जी ई ऑफ अ क्वांटम रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी न्यू एंड इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है प्लैंक ने ये बताया, मैक्स प्लैंक ने, कि जो एनर्जी होगी यहाँ पर, ठीक है, जो यहाँ पर इसकी एनर्जी होगी किसकी, क्वांटम की, ये आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यू के, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी के। तो एनर्जी ऑफ क्वांटम इज ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एंड इज एक्सप्रेस बाय दिस। तो ये रिलेशन हो गया। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ पर हटाते हो तो E इज इक्वल टू एच न्यू यहाँ पर आ जाता है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू एच न्यू। और ये H जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, H को हम क्या कहते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है वो ये होती है, इसको याद कर लेना, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जूल सेकेंड कैसे आ रही होगी भाई, जूल सेकेंड कैसे आएगी, अगर आप एच की यूनिट निकालोगे तो क्या हो जाएगी, ई डिवाइडेड बाय न्यू। ई की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और इसकी यूनिट क्या होती है, पर सेकेंड होती है। पर सेकेंड को ऊपर लेके जाओगे ये सेकेंड बन जाएगा, सेकेंड की पावर 1 बन जाएगा, मतलब जूल सेकेंड हो गया। ठीक है, तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। कभी कभी सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो इसको प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे
With this theory, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from black body as a function of frequency or wavelength at different temperature. तो इसके बाद जो है प्लैंक ने ये जो रिलेशन निकाला था उससे इसने ये बता दिया कि अलग अलग टेम्परेचर पे जो है इनका क्या रिलेशन रहता है। ये जो इंटेंसिटी है ना, वेव की जो इंटेंसिटी है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, उसका क्या रिलेशन रहता है अलग अलग टेम्परेचर पे उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसके वेवलेंथ के साथ। ठीक है, अब वेवलेंथ के साथ आप रिलेशन कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू अगर आपको मिल गया है और अभी आप ये पढ़ के आ रहे हो कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाय लैम्डा होता है, या सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है। तो इसी फॉर्मूला में अगर E इक्वल टू एच न्यू में आप क्या रख दो, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा रख दो, तो ये वाला जो फॉर्मूला आपको मिला यहां से आपको एनर्जी का रिलेशन मिल गया, किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। और एनर्जी का रिलेशन इनडायरेक्टली किससे, इंटेंसिटी के साथ है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी रेडिएशन में उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। तो वही बात यहां पर चल रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतनी ज्यादा एनर्जी है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। तो इंटेंसिटी का रिलेशन जो है वो प्लैंक ने इस तरीके से बताया कि वेव्स में कुछ ऐसे काम करता है अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्वांटाइजेशन हैज बीन कंपेयर्ड टू स्टैंडिंग ऑन अ स्टेयरकेस। अ पर्सन कैन स्टैंड ऑन एनी स्टेप ऑफ अ स्टेयरकेस बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम या हर टू स्टैंड इन बिटवीन द टू स्टेप्स। ठीक है, तो ये क्या है ना, बेसिकली क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि भाई ये जो एनर्जी जा रही थी ना छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में जिसे हम क्वांटा कह रहे हैं, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो छोटे छोटे पैकेट्स होंगे वो आपके काउंटिंग नंबर्स में होंगे। जैसे कि एक पैकेट हो गया, दो पैकेट हो गए, जीरो पैकेट हो गए, थ्री पैकेट हो गए, फोर पैकेट हो गए, या एन नंबर ऑफ पैकेट हो गए। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई 1.5 पैकेट एनर्जी का, कोई ये नहीं बोलेगा कि 2.5 पैकेट्स है। तो इसी चीज को हम क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो क्वांटाइजेशन का इन्होंने जो केस दिया है वो ये दिया है कि मान लो अगर आप सीढ़ी पर, स्टेयर केस का मतलब सीढ़ी पर अगर आपके जो सीढ़ी है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप करके चलते हो, तो एक स्टेप चलोगे फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। ऐसा नहीं है कि एक स्टेप के बाद 1.5 स्टेप जैसी कोई चीज आ गई, तो वो इलॉजिकल सेंस क्रिएट करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये इन्होंने लिखा है कि जो एनर्जी है वो एनर्जी आपके क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि छोटे छोटे जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है वो आपके काउंटिंग नंबर्स में होंगे। जैसे कि जीरो हो गया, फिर एच न्यू हो गया, एच न्यू मतलब वन क्वांटम में जो एनर्जी होगी वो एच न्यू के बराबर होगी। दो क्वांटम यानी कि इस तरीके से दो क्वांटम जा रहे हैं। ठीक है, मान लो ये कोई सरफेस है, यहाँ से एक क्वांटम निकला इस तरीके से, उसके बाद दूसरा क्वांटम मतलब उसके पीछे ये आया, फिर तीसरा क्वांटम ये उसके पीछे आया। ठीक है, फिर फोर्थ क्वांटम। तो इस तरीके से जो है आपके क्वांटम एक एक पैकेट करके निकलेंगे, यानी कि काउंटिंग नंबर्स के फॉर्म में होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बोलते हैं इसका, ये एनर्जी का। ठीक है, कि एनर्जी क्या यहाँ पर क्वांटाइज्ड है, ये मैक्स प्लैंक ने बोला था। ओके, तो इतना था आपका, ये हमने पढ़ा ब्लैक बॉडी के बारे में, और उसके बाद जो ये क्या बोलते हैं क्वांटम वगैरह के बारे में, और जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी था। ठीक है, क्या इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, इसकी रीडिंग प्लीज खुद से भी कर लेना अब, और आज मैं इसके क्वेश्चंस भेजूंगा तो उन्हें सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं आएगा। और ये चैप्टर मैं पूरा इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ये थोड़ा बेसिक चैप्टर है, सभी चैप्टर्स के लिए आगे इंपॉर्टेंट है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। वैसे मैं चाहूँ तो ये चैप्टर आपको स्किप करवा दूँ और खाली क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दूँ, बट ये चैप्टर करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे बहुत सारे फिनोमिना ऐसे हैं जो आगे के चैप्टर्स में आपके काम आएंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये क्योंकि फिजिक्स में भी काम आ जाएगा अभी अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, तो इन 1887 एच हर्ट्स यानी कि हाइंरिच हर्ट्स परफॉर्म्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट were ejected when certain metal, for example potassium, rubidium, cesium etc., were exposed to a beam of light as shown in figure. The phenomena is called photoelectric effect. तो ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, हाइनरिच हर्ट्ज ने की थी, जिसने फ्रीक्वेंसी की यूनिट दी है। ठीक है, तो ये हर्ट्ज ने क्या करा, बेसिकली इसने लिया एक मेटल का सरफेस, यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे फिगर दिया हुआ है, तो इसमें एक मेटल की शीट है या मेटल का ये क्या है, सरफेस है, ये जो आप देख रहे हो। अब ये मेटल जो होते हैं ये कैसे मेटल होते हैं, जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
बेसिकली हम इन्हें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, बेसिकली हम फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट ग्रुप जैसे कि आपका सीशियम हो गया, और सेकंड ग्रुप के भी हो सकते हैं, तो सीशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, ऐसे वाले जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है बाहर के ऑर्बिट में लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाले जैसे कि सीशियम हो गया, तो सीशियम जो होता है उसमें आपने देखा होगा जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है उस पर बहुत ही कम फोर्स होता है, किसका, न्यूक्लियस का, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है तो यानी कि मतलब ये है सबसे बाहर वाला जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है सीशियम में वो आपका बहुत ही ज्यादा लूजली पैक्ड है, जिस वजह से अगर उसे थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर निकल जाएगा। तो ऐसी मटेरियल जो है या ऐसी जो एलिमेंट है उनको यूज किया जाता है अगर आप उनपे क्या कर रहे हो कि लाइट बीम डाल रहे हो, यानी कि मान लो सूरज की रोशनी डाल रहे हो या और कोई लाइट डाल रहे हो, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट। तो बस नई डिस्कवरी हो गई यहाँ पे, इसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर क्या क्या इन्होंने जो रिजल्ट्स थे वो निकाले, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ द लाइट स्ट्राइक द सरफेस। तो पहली चीज तो यहाँ पर हर्ट्ज ने बोली, ये बोली कि भाई जैसे ही लाइट का बीम यहाँ पर पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकलना चालू हो जाएंगे। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला। तो देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। यहाँ पर कोई भी टाइम लैग नहीं होता, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि भाई लाइट आपने डाल दी है मेटल के सरफेस के ऊपर और अब इलेक्ट्रॉन जो है 5 मिनट के बाद निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही लाइट का बीम पड़ेगा वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना तुरंत चालू हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने स्विच ऑन करा लाइट तुरंत ऑन हो गई, तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर को निकल रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट पर, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लाइट की इंटेंसिटी जितनी कम उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम। तो तेज लाइट अगर आप डालोगे, तेज ब्राइटनेस की लाइट डालोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और डल लाइट डालोगे तो इलेक्ट्रॉन जो है कम निकलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट एब्सॉर्ब। कहने का मतलब ये है कि हर मेटल के लिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ सीशियम के लिए, जैसे मैं बात कर रहा हूँ पोटेशियम के लिए, या मैं बात कर रहा हूँ रूबिडियम के लिए, तो इन सभी मेटल की एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वो हर मेटल की अलग होती है, सीशियम की कुछ और होगी, रूबिडियम की कुछ और होगी, और पोटेशियम की कुछ और होगी, और अगर कोई और मेटल होता है तो उसकी कुछ और होगी। तो उसकी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इतनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट आपको डालनी है, तभी आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना स्टार्ट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। मान लो मैंने कह दिया कि सीशियम के लिए जो है यहाँ पर मेरे को फ्रीक्वेंसी जो चाहिए वो मेरे को चाहिए, सपोज सपोज एग्जांपल, ठीक है। तो उसको करेक्ट वैल्यू नहीं माना, मैंने कह दिया कि मान लो 10,000, मैंने कह दिया कि 10,000 की फ्रीक्वेंसी है इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सीशियम मेटल के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 9,999 भी अगर फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। अगर 10,000 मैंने कह दी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो 10,000 जब मिनिमम होगी या 10,000 से ऊपर होगी लाइट की फ्रीक्वेंसी, तभी उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एट अ फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू नॉट से हम डिनोट करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। तो जैसे ही लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है। देखो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही मतलब डीप बातें लिखी हैं जो कि आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो चैप्टर है जब वो आप पढ़ोगे फिजिक्स में तब आपको अच्छे से समझ आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो ये मेटल का सरफेस हो गया एंड इसकी कोई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है। तो न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी, कहने का मतलब है कि न्यू नॉट वाली लाइट जो है मैंने यहाँ पर डाल दी, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आना चालू हो गए सपोज, ठीक है। मान लो सिर्फ मैंने मैंने कहा कि न्यू नॉट, इसकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो 10,000 हर्ट्ज के बराबर है, और मैंने ये जो लाइट डाली है यहाँ पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 10,000 हर्ट्ज के बराबर है, ठीक है। 10,000 हर्ट्ज के बराबर है, यानी कि जैसे ही डाली इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हो जाएंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि 10,000 से ऊपर जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा लाइट की, तो जो मतलब मान लो मैंने क्या करा 11,000 कर दिया, 11,000 की लाइट में यहाँ पर डाल रहा हूँ 11,000 फ्रीक्वेंसी की, तो क्या होगा कि
10,000 वाली जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो इलेक्ट्रॉन निकालने में, मतलब 10,000 फ्रीक्वेंसी तक की जो लाइट थी, या फ्रीक्वेंसी में जो 10,000 तक, मतलब लाइट में जो फ्रीक्वेंसी थी 10,000 तक, वो खर्च हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बाहर। लेकिन बाकी की जो 1,000 फ्रीक्वेंसी बची 11,000 में से, वो आपके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगी। ठीक है, तो ये आपको समझना है। ठीक है ना। तो ऐसे आप समझ लो कि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जैसे ही थोड़ी सी भी ज्यादा होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर निकल रहे होंगे वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी लेकर निकलेंगे। ठीक है ना। तो मतलब ये है, इसको आप लाइक किसी और एग्जांपल से समझ लो कि मतलब कोई पर्सन था एंड उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि भाई उसको 5 आइसक्रीम चाहिए, एंड 5 आइसक्रीम जब तक उसको नहीं मिलेगी वो बंदा वहां से नहीं उठेगा। लेकिन जब कोई बंदा 5 आइसक्रीम लेके आया तो वो निकल लिया, धीरे धीरे निकलता रहा। लेकिन कोई 6 या 8 या 10 आइसक्रीम लेके आ गया तो वो और तेजी से भागने लग गया। ठीक है, खुशी के मारे। तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये चीज हो रही है। एंड उसके बाद है द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी आप बढ़ाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती रहेगी। यानी कि जितनी मतलब एक्स्ट्रा जो आ रही है ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के अलावा, जो आपकी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ रही है, वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ऑल द अबव रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लॉज ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज पर ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती थी, जैसे कि वेव, जो वेव नेचर था उसके बेसिस पे सारी चीजें हम नहीं समझ सकते थे। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लैटर, द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो यहाँ पर अभी जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा, तो हमने ये देखा कि जो एनर्जी है वो आपके लाइट की ब्राइटनेस पर डिपेंड कर रही है। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में निकल रहे हैं और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो निकल रही है, वो इनडायरेक्टली जो है ब्राइटनेस से जुड़ी हुई है। यानी कि जितनी ज्यादा ब्राइटनेस, उतनी ज्यादा उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि करंट जो है तेज दौड़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, जो कि हमने कल पढ़ा था 9.1 इंटू 10⁻31 कीजिए। तो बढ़ेगा क्या, वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद है, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट थ्रू द नंबर Do the number of electrons ejected does depend upon the brightness of light? The kinetic energy of the electron does not. ठीक है। तो मतलब ऐसा ये भी देखा गया है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके ब्राइटनेस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रेड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। मतलब ये है कि जो ब्राइटनेस है, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगी। मतलब ब्राइटनेस जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगी, यानी कि जितनी ज्यादा ब्राइटनेस उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वो ब्राइटनेस पे डिपेंड नहीं करती। तो फॉर एग्जाम्पल, रेड लाइट जो है यहाँ पर दिया, ऑफ एनी ब्राइटनेस मे शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर्स बट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ठीक है। तो यहाँ पर है कि मान लो हम रेड लाइट लेते हैं किसी भी ब्राइटनेस की, इंटेंसिटी की, तो उससे क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे, क्योंकि रेड लाइट की क्या है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, और सबसे कम क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो रेड लाइट की जो है यहाँ पर वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होती है, जिस वजह से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन जो है पोटेशियम से नहीं निकल पाते। लेकिन क्या है कि एज सुन एज इवन अ वेरी वीक येलो लाइट, अगर हम मान लो वीक येलो लाइट डाल दें, ठीक है, जिसकी ब्राइटनेस काफी कम है, तो यहाँ पर क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिख जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है येलो लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर जो है आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो दिख जाएगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर दी है पोटेशियम मेटल की, वो होती है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ब्राइटनेस है या जो इंटेंसिटी है लाइट की, वो आपकी डिपेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। बस इतनी चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है।
तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, फिर उसके बाद है आइंस्टाइन वाज एबल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लांक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन ने कुछ थोड़ा सा और दिमाग लगाया इसमें। तो मतलब यहाँ पर ये जो था कि मतलब प्लैंक ने जो मतलब ये क्या बोलते हैं क्वांटम थ्योरी जो दी थी ना प्लैंक ने, उसी के बेसिस पे आइंस्टाइन ने क्या करा, ये बताया कि शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑनटू अ मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूड एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल द फोटॉन्स। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या ना कि जो प्लैंक था, मैक्स प्लैंक, उसने ये बोला कि भाई एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्वांटा के टर्म्स में होती है, यानी कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होती है। लेकिन उसने ये कोई बात नहीं की थी कि जो लाइट हम डाल रहे हैं वो किस फॉर्म में होती है। तो लाइट यहाँ पर जो हम डाल रहे थे मेटल के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से मान लो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो ये एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये बोला कि आप इसको ऐसा समझ सकते हो लाइक एज शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल द फोटोन, यानी कि जो हम लाइट डाल रहे हैं वो भी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में डाले हैं, जिसे हम फोटॉन्स कह सकते हैं। तो व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ मेटल, इट ट्रांसफर्स एनर्जी इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन एंड द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। तो इन्होंने ये बोला कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में यहाँ पर जो चीजें हम देख रहे हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है वहां पे, तो यहाँ पर क्या है कि फोटोन के टर्म्स में एनर्जी जो है वो स्ट्राइक कर रही होगी कहाँ पर, मेटल सरफेस के ऊपर। और जैसे ही वो स्ट्राइक करेगी वैसे ही वो अपनी एनर्जी जो है किसको दे देगी, मेटल के एटम को दे देगी। और वो जो है तुरंत क्या कर देगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा विदाउट एनी टाइम लैग और डिले। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बस यही बताया था कि जो एनर्जी हम डालते हैं या जो एनर्जी पड़ती है मेटल के सरफेस के ऊपर, वो फोटोन के टर्म्स में पड़ती है या फोटोन के फॉर्म्स में होती है। तो ग्रेटर द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये है कि जितनी ज्यादा एनर्जी फोटोन की होगी उतना ज्यादा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन में, और उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की। इन अदर वर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये मैंने बात आपको ऊपर अभी बताई थी, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है काइनेटिक एनर्जी, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ब्राइटनेस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी, तो ये जो फोटोन होता है, फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है। और एच न्यू क्या होती थी, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी होती थी। और ये आपकी जो मिनिमम रेडिएशन जो चाहिए होती है वो एच न्यू नॉट चाहिए होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। और न्यू नॉट क्या था, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी था। तो ये जो वर्क फंक्शन है डब्ल्यू नॉट, इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है एच न्यू नॉट के बराबर। तो इतनी जो है मिनिमम यहाँ पर एनर्जी चाहिए होती है, इसको मैं ई थ्रेशोल्ड लिख सकता हूँ, तो जो कि वर्क फंक्शन के बराबर होती है, जो कि एच न्यू नॉट के बराबर है। ठीक है, और फिर ये जो है आपका ये इन्होंने ये प्रिंसिपल दिया हुआ है कि जितनी आप एनर्जी देते हो, एच न्यू नॉट, एच न्यू आपने एनर्जी दी तो एच न्यू नॉट तो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लग गई, और बाकी जो बची थी हाफ एम वी स्क्वायर, वो आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बस ये चीज है, ये जो मैं आपको ऊपर समझा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म होता है, इसको खुद से भी एक बार स्टडी कर लेना। ओके, किसी को कुछ पूछना है इसमें? ठीक है, फिर नहीं पूछना तो अब आप लीव कर सकते हो। ठीक है, कल सुबह क्लास होगी या नहीं होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा रात तक, तो एक बार सुबह जो है मैसेज देख लेना। हो सकता है कि सुबह क्लास ना हो, अगर मैंने कोई मैसेज नहीं करा तो मतलब क्लास है। ठीक है, ओके, अब आप लीव कर सकते हो, मिलते हैं फिर। और बाकी इसके क्वेश्चंस कर लेना, मैं भेज दूंगा आपको।